सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान पीटीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है 21 मई को, तो इस वाले वीडियो में पीटीईटी 2023 की परीक्षा के लिए हम लोग जनरल हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, दीर्घ स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको चूज़ करना है कि दीर्घ स्वर संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। स्वाधीन, स्वागत, स्वास्थ्य, स्वलाप। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, स्वाधीन। अब देखिए, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि स्वाधीन की संधि विच्छेद क्या होगी, देखिए स्वाधीन की संधि विच्छेद हो जाएगी स्वाधन अधीन, तोड़ने पे। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और बन जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि स्वाधीन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो स्वाधीन में प्रयुक्त संधि हो जाएगी यण संधि। यह भी आपको ध्यान रखना है, परिभाषा जान लीजिए। जब छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा हो, ऋ से ऋषि स्वर के आगे कोई अलग स्वर आता है तो ये क्रमशः या, वा, रा और ला में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन को हम यण स्वर संधि कहते हैं। आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देशभक्ति। देशभक्ति शब्द में समास है तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास, कर्मधार समास। अब देखिए, देश जो है आपका अलग है और भक्ति अलग है। तो आप ये बोल सकते हैं कि देश की भक्ति, देश की भक्ति यानी कर्ता ने कर्म को, ये हो सकते हैं कि देश की भक्ति। तो देश तो अलग हो गया और भक्ति अलग हो गया। तो जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। जब आप इसका समास विग्रह करेंगे, देशभक्ति समास विग्रह होगा देश की भक्ति। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि देश से भक्ति, देश की भक्ति होगी, ठीक है। इसमें की चिन्ह आने पर संबंध तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष का परसर्ग है का, के, की होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। परिभाषा की अगर हम बात करें, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा समास करने के उपरांत विभक्ति कारक चिन्ह का लोप हो, वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, तुलसी द्वारा कृत, तुलसीदास कृत। यह आपको ध्यान रखना है। आपको ये परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको ये याद कर लेना है। बचपन में आप लोगों ने काफी बार पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को सुने, कर्ण से संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध का के की। अब देखिए इसमें की निकल रहा है, की। देश प्रेम, देश का प्रेम, या बोल सकते हैं तो का भी है, के भी है और की भी है, ठीक है। अधिकरण में पर संबोधन ए, हे, अजी, अहो, अरे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कर्ता ने कर्म को। ये तो आपको याद होगा, आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा। तो देशभक्ति, देश की भक्ति, ये बोल सकते हैं आप लोग, देश की भक्ति। समास विग्रह क्या होगा, देश की भक्ति। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए, तत्पुरुष समास आप लोग आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है। परिपत्र, अनुस्मारक, निविदा, प्रार्थना पत्र। पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला जो पत्र है ये कहलाता है अनुस्मारक। जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अनुस्मारक होता क्या है ये जान लीजिए आप लोग। अनुस्मारक को अंग्रेजी भाषा में रिमाइंडर कहा जाता है। इसका प्रयोग स्मरण कराने के लिए या याद दिलाने के लिए किया जाता है। इसका स्वरूप मूल पत्र के अनुसार ही होता है, अर्थात यदि मूल पत्र का स्वरूप कार्यालय ज्ञापन का को था तो अनुस्मारक का स्वरूप भी कार्यालय का ही होगा। चौथा क्वेश्चन है गाइस कि हिंदी में अ स्वर का माना जाता है। तो हिंदी में अ स्वर ये क्या माना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। देखिए हिंदी में जो अ स्वर होता है इसको माना जाता है अर्धविकृत। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। 5 स्टार आप लोग लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखेगा,
दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा? भास्कर, रवि, दिवाकर, सुधाकर। भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको चूज करना है। तो इसमें आपका भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा सुधाकर। जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। छठा क्वेश्चन देखिएगा, अनधिकार शब्द में कौन सी संधि है? तोड़ने पर क्या होगा? ऐसा हो जाएगा ना अन, तो हल न देख रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अब सन्यासी कैसे लिखा जाता है? सन्यासी। चूज कीजिए आंसर, जल्दी से आंसर बताइएगा सभी बच्चे। जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। सन्यासी, सन्यासी ऐसे लिखा जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखेगा, इनमें से कौन सा अर्थ चपला का अर्थ नहीं है? बिजली, लक्ष्मी, जीप, जमीन। चपला का अर्थ नहीं है, ये आपको चूज करना है। जमीन जो है ये चपला का अर्थ नहीं है। तो जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चपला के हिंदी अर्थ बादलों में चमकने वाली बिजली, विद्युत से की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बादलों में चमकने वाली बिजली या विद्युत। नंबर क्वेश्चन देखेगा, या अंत बारी स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम या का या करने से क्या होता है? विलोम, बहुवचन, पर्यायवाची, एकवचन। इसको आप पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं फिलहाल। जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। बहुवचन। बहुवचन जो है आपका ये पर्यायवाची हो जाएगा कि ढेर सारे पर्यायवाची शब्द, जैसे कि ऑप्शन में दिए जाते हैं कि इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे पर्यायवाची शब्द दिए होते हैं 4 ऑप्शन में और आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद सही है? अनुधन इच्छा, अनिविच्छा, अनुदर्शन, अन्वेषण, अनुधन आसन, अन्वेषण, अनुधन ईशी, अन्वेषी। तो जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अनुधन इच्छा, अनिच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? रामायण, नीलगिरी, पर्वत, सहायता। यहां पर हो रही है बात जातिवाचक संज्ञा की, तो चूज कीजिए आंसर आप लोग। पर्वत जो है आपका ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर हम बात करें परिभाषा की, जातिवाचक संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति का पता चलता है। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं जातिवाचक संज्ञा। जाति कोई प्रजाति वाचक मतलब बताने वाला, इसका पूरा अर्थ हुआ किसी जाति प्रजाति के बारे में बताना। इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि यदि कोई शब्द संज्ञा आपको किसी विशेष के बजाय संपूर्ण जाति के बारे में बताए तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन का इसकी कंकन, किंकिनी, नुपुर, धुनि, सुनि में कौन सा रस होगा? वात्सल रस, श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस। तो यहाँ हो जाएगा श्रृंगार रस। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। कंकन, किकिन, नुपुर, धुनि, सुनि, कहते लखन सन, राम हृदय गुनी। इस पंक्ति में श्रृंगार रस तो है, ये तो आपको पता ही है। श्रृंगार रस की परिभाषा क्या? जहाँ काव्य में रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर रस में परिणित होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। 13वां क्वेश्चन देखेगा। 10 वर्ष का समय को इंगित करना सार्थक शब्द क्या होगा? दशक। जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। 14वां क्वेश्चन देखेगा। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तिच मूर्धा व्यंजन कौन सा है? पा, ना, ला, ढा से ढक्कन। डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। डा से ढक्कन। व्यंजन के कठोर तालु के मध्य का भाग मूर्धा कहलाता है। जब जीवा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धा व्यंजन कहते हैं। जैसे कि टा से टमाटर, ठा से टटेरा, डा से डलिया, ढा से ढक्कन।
ई और ढ से ढक्कन दोनों उत्विच्छ वर्ण हैं। जीभ के ऊपर उछलने से उत्पन्न अथवा जीभ की नोक को उलटकर मुर्दा को झटके के साथ उत्पन्न वर्णन उत्विच्छ व्यंजन कहलाते हैं। तो उत्विच्छ व्यंजन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। और हिंदी के दो व्यंजन उत्विच्छ व्यंजन है कौन कौन से? डा से डरिया और डा से ढक्कन। ये दोनों व्यंजन आपको याद कर लेने हैं, ये आपके उत्विच्छ व्यंजन हैं। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी, कौन सा अलंकार है? ये आपको चूज करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी, यानी कि 3 2 बार आया है। तो जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। यहाँ पर बेर शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और 3 शब्द का भी 2 बार प्रयोग हुआ। तो इसका मतलब यह है कि बेर और समय और बेर और फल किसी कविता या काव्य में एक ही शब्द या 2 से अधिक बार आए तो भिन्न भिन्न स्थानों पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ पर आपका अलंकार यमक अलंकार हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो बेर 2 बार शब्द आया है आपका बेर, ठीक है। 3 भी 2 बार आया है तो यहाँ हो जाएगा यमक अलंकार। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। होता किसे कहते हैं? यज्ञ में आहुति देने वाले को हम होता कहते हैं। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा 17वां। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में सही नहीं है? लाघव पराभव। तो ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। हरि का समानार्थी नहीं है। विष्णु, बंदर, मेघ, हाथी। मेघ जो है आपका ये हरि का समानार्थी शब्द नहीं, यानी कि हरि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हरि के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? शेर, हरि, मृगराज, व्याघ्र, मृगेंद्र, केहरी, केशरी, वनराज, सिंह, शार्दूल, हरि, मृगराज होता है आपका। ये सभी शब्द जो हैं आपके हरि के पर्यायवाची हो जाएंगे। सुमन, सुमन श्रवण शब्द का अर्थ क्या है? पुष्प, पुत्र। ऑप्शन वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखेगा। 20वां क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि सघोष महाप्राण है? गा, दा, भा, बा। भा जो है आपका ये ध्वनि सघोष महाप्राण है। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, ओके। ध्वनि के रूप में जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारित करने में स्वर तंत्रियां जागृत होती हैं उन्हें सघोष कहते हैं। अघोष व्यंजन की परिभाषा। अघोष व्यंजन ऐसे व्यंजन को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय यदि स्वर यंत्री में कंपन ना हो तो ऐसे व्यंजन अघोष व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या हिंदी वर्णमाला में 13 होती है। यह प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा शा, शा, सा आदि अघोष व्यंजन में आते हैं। तो अघोष और सघोष व्यंजन मैंने आप लोगों को दोनों के बारे में बता दिए हैं, दोनों की परिभाषा की आप कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और आपको अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अंतर्ध्यान, ये आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपत्यका का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पर्वत के नीचे तरह तलहटी का भूमि। ऑप्शन वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। देखिए उपत्यका का अर्थ पर्वत के पास की भूमि है, ये आपको ध्यान रखना है। उदयाचल की बात करें तो उदयाचल का अर्थ होता है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। अंकुश, हाथी हाँकने का छोटा भाला। उर्वरा, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 23वां क्वेश्चन है कि श्वास वायु के आधार पर वर्णों के कौन से 2 भेद हैं? श्वास वायु के आधार पर वर्णों के कुल 2 भेद होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अल्पप्राण के बारे में जान लीजिए। जिनके उच्चारण में सांस मुख से कम मात्रा में निकले उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे कि का, गा, डा, चा, झा, जा, या, टा, डा, ड़ा, ता, दा, ना, पा, बा और मा।
महाप्राण की बात करें, जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे कि खा, घा, झा, झा, ठा, ढा से ढक्कन, था, धा, फा, भा, शा, षष्ठकोण, सा श्रोता, हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 24वां। अपवाद तो सभी जगह होते हैं, इस अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकतृप्ति का अर्थ क्या होगा? काबुल में क्या गंध नहीं होते? तो जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष। जो भी अभ्यर्थी टी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। किसी शब्द के अर्थ का सीधे उल्टा अर्थ वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा होगा? प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा होगा? देखिए, प्रत्यय के योग से बना शब्द हो जाएगा गर्मी। तो जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्रत्यय की परिभाषा क्या है? प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता वे किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ये आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है इस परिभाषा को। उपसर्ग और प्रत्यय, स्टार्टिंग का शब्द जो होगा आपका, शुरू का शब्द उपसर्ग, और आखिरी वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। बस आप इतना याद रखिए, परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। व्यंजन संधि वाले शब्द को पहचानना है आप लोगों को। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, जगत गुरु। अब देखिए, जगत दा में व्यंजन ये लगा है हलंत जैसा, तो जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, कई बार बताया मैंने आप लोगों को, जहाँ पे हलंत लगा हुआ अगर तो वहाँ पर आपका व्यंजन संधि आ जाएगा। आंख बंद करके टिक कर दीजिए आप लोग बी ऑप्शन पे, ठीक है। समझ में आपके आ गया होगा, देख रहे होंगे दा हलंत जब देख रहे हैं आप लोग। किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसे याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है समझने का, बस तोड़ना सीख लीजिए आप लोग। निम्न में से देशज शब्द है पेन, शू, ढोर, क्षेत्र। ढोर जो है आपका ये देशज शब्द हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। बात करें देशज शब्द की, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो परंतु वे प्रचलन में हो, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, अंटा, चषक, चिड़िया, जूता, ठेठ, ठुमरी, तेंदुआ और फुनगी, कलाई, टाप, ठीक है। विदेशी शब्द की बात करें, ऐसे शब्द जो विदेशों से लिए गए हों और इन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में बहुत तायत से किया जाता है, विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं के से लिए गए, जैसे डॉक्टर, चश्मा, फकीर आदि। 29वां क्वेश्चन देखेगा, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। स्वाधीन, स्वागत, स्वास्थ्य, स्वलभ। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। स्वाधीन, तोड़ने पर स्वाधन अधीन हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। व्याकरण दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? बच्चा मातृभाषा को जीवन में कभी भूल नहीं पाता। बी है भक्तगण से निवेदन है कि सब परिवार पधारने का कष्ट करें। सी है सभा में लगभग 21 लोग उपस्थित थे, गीता का उपदेश सबके लिए हितकर है। इस क्वेश्चन पर आप 5 स्टार लगा लीजिए, गारंटी के साथ में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इस वाले वीडियो में हम लोगों ने पीटीईटी 2023 की परीक्षा के लिए हम लोगों ने जनरल हिंदी के लगभग 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।